हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंस बैच में। साथियों, इस बैच का आज हमारा 24 लेक्चर है। इससे पहले हम 23 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस और लोअर पीसीएस में जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं या यूनिट्स दी गई हैं, उस यूनिट्स में जितने टॉपिक हैं और जो सब टॉपिक हैं उनसे जितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो इसी माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में। और जो हम यहाँ पर आपको प्रश्न ये समझाते हैं, ये आप हमें लिख के देते हैं। हालांकि कुछ बच्चे अभी भी जैसे 15-20 कॉपी ही अभी भी आ पा रही हैं, लेकिन जबकि वीडियो जो देखते हैं वो लगभग 50 के आसपास देखते हैं जितने लोग हैं। तो उनसे मैं कहूँगा कि भैया आप कॉपी भेजते रहिए। बाकी अभी सैटरडे से कॉपी चेक नहीं हुई है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि पेन टैप ख़राब हो गया है। तो उसके बाद जैसे ही वो ठीक होता है उसके बाद हम एक साथ अभी तक की सारी कॉपी आज या कल में भेज देंगे, ठीक है। तो यूनिट 5 हमने इसमें स्टार्ट की थी। यूनिट 5 है अपर पीसीएस की संसद, राज्य विधायिका, संरचना पे एक सवाल हमने कर लिया था। कार्य संचालन, ये हम करेंगे आज। इसके अलावा विशेष अधिकार भी हमने कर लिया था, ठीक है। तो ये है जो हम कर रहे हैं, ये वाली यूनिट। इससे पहले इसके साथ ही हमने लोअर पीसेस की हमारी चौथी यूनिट चल रही है। इससे पहले हमने 3 यूनिट्स लोअर पीसेस की भी कवर कर ली हैं, ठीक है। तो पहले हमने प्रिंटेड मैटर दे दिया। तो आज का सवाल देखिए, शॉर्ट नोट्स। पहले आज का सवाल है, संसद से ही है। संसद की समग्र प्रभावकारिता में सुधार लाने में विभागों से संबंध स्थायी समितियों के महत्व की व्याख्या कीजिए, साथ ही इनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो ये है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि मैं रोज ही बताता हूँ, उसकी जो की टर्म है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। संसद की समग्र प्रभावकारिता, ये देखिए प्रभावकारिता की बात कर रहे हैं। सुधार लाने में विभागों से संबंध स्थायी समितियों की बात आ गई है के महत्व की चर्चा करनी है और समस्याएं बतानी है। तो हमने की टर्म किसका किया, संसद की प्रभावकारिता बढ़े, ठीक है, और स्थायी समितियों के माध्यम से उनका क्या महत्व है और समस्याओं पर हमें चर्चा करनी है, ठीक। तो देखिए, अभी आप जो टीवी पर देखते हैं, तो जो हम या न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, संसद में देखते हैं, बहस होती है आमतौर पर किसी भी बिल को लेकर के, ठीक है। तो उस समिति की, और तो उसके अंदर तो इसी तरह वो क्या करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये हम अभी लोक लेखा समिति आएगी, प्राक्कलन समिति आएगी, तो ये तो फेवरेट टॉपिक है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, और वो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन ही पूछता है यहाँ से, इस टॉपिक से। तो पहले हम समझते हैं समिति क्या है। तो देखिए, आप इतने सारे लोग हैं, डिस्कस करना किसी बिल पर, मान लीजिए एक बिल बना दिया है, जो कि मान लीजिए चलिए एक बिल बनाया है मोटर वाहन अधिनियम 2025। मैंने अभी एक बिल पास किया है, माफ कीजिएगा, बिल पास नहीं, ऐसा मैं लाना चाहते हैं। तो अब ऐसा, अब मोटर वाहन, तो अब इसमें मान लीजिए प्रावधान, जो भी प्रावधान होंगे, तो अब आपको पता है लोकसभा में स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, लोकसभा में स्ट्रेंथ 500 ज़्यादा है। तो एक एक अगर व्यक्ति इस बिल पर बहस करेगा, इस बिल पर एक एक व्यक्ति इस पर डिस्कशन करेगा, तो पता चला कि पूरा सत्र इसमें निकल गया, ठीक है। तो इसमें गहन अध्ययन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कुछ सदस्य ले जाते हैं, जो लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10, ठीक। तो टोटल 31 सदस्य होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे ये हम यही लाना चाह रहे हैं कि मोटर वाहन एक्ट लाना चाह रहे हैं 2025 का। तो वो क्या करेंगे, पहले इस विभाग के जो संबंधित व्यक्ति हैं, या इस विभाग से संबंधित जो बिल आएगा, कोई से विभाग का बिल है, तो वो इस समिति के पास जाएगा। अब इस समिति में कहाँ कौन कौन से सदस्य होंगे, लोकसभा के होंगे 21 और राज्यसभा के होंगे 10, टोटल होंगे 31। ये आपस में विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। और इनके पास, और ये क्या करें, बाहर से भी लोगों को बुला सकते हैं, ठीक। तो ये भी क्या हुई, लघु संसद हुई, किन्हीं भी लोगों को ले सकते हैं, ठीक है ना, 21 कोई भी 21 कोई भी 10। तो ये बाहरी लोगों की सहायता से इस बिल को समझेंगे कि भाई क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर
या फिर मान लीजिए अगर इम्प्लीमेंट हो भी गया तो क्या उसका लाभ होगा नहीं होगा, जनता इसके लिए कहाँ तक जनता जो है, क्या जनता को इससे बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो मतलब काफ़ी सारी जो इसकी, और साथ ही और एक बड़ी बात यह है कि कोर्ट में तो चैलेंज नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं या जितने भी उसके लाभ हो सकते हैं, इन सभी पर चर्चा करती हैं ये समितियाँ। ये सभी विभागों की समितियाँ होती हैं जिससे संसद का समय को बचाया जा सके। जो मतलब मान के चलिए जो उसकी मुख्य बातें हैं वो हमने पहले ही जांच कर ली है, तो वो जब संसद में आएंगे, जो हम टीवी पर आमतौर पर देखते हैं वो तो पहले से ही सब कुछ चेक हुआ है। बस वो क्या करते हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टी का एक एक आदमी को उठा करके वो उस पर बहस करते हैं, ठीक। तो ये अब 31 लोगों की ये जो है एक टीम होती है, ठीक। 31 लोगों की टीम में 21 होते हैं लोकसभा से, तो और 10 होते हैं राज्यसभा से। तो और ये क्या काम करते हैं, तो मैंने बताया किसी भी जो बिल है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए, विभागों से संबंध स्थायी समितियों की गठन 1993 में किया गया था, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, लघु संसद। ये वही काम कर रही है जो संसद में हम न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, लेकिन ये डिटेल में बिल पर काम करती है, ठीक है ना। तो वर्तमान में ऐसी 24 गठित समितियां हैं। सीजे का मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत। जैसे आप नाम नहीं सुनते, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सारे समिति हैं, ठीक। तो टोटल कितनी है, 24 समितियां हैं, ठीक है। और प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है। अध्यक्ष ही इनको चुनता है। तो मुझे लगता है कि समिति आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा ये क्या करती हैं, प्रभावकारिता, यानी कि जो संसद में है, जो संसद की प्रभावकारिता है उसमें सुधार करती हैं। जैसे नंबर एक है वित्तीय उत्तरदायित्व। अब मान लीजिए किसी भी मंत्रालय ने कहा, अनुदान मांगा। अनुदान का मतलब भाई इतना पैसा दो, हमारे इतना खर्च करना है। तो डायरेक्ट क्या होगी, लोकसभा में चर्चा होगी, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया लोकसभा में बहुत कम समय होता है, ठीक है। लेकिन उसके एक एक बिंदु, एक एक बारीकी की जांच कर ली जाए, इसके लिए समितियां होती हैं। तो ये सबसे पहले जो भी मंत्रालय विभाग है अनुदान की मांग करेंगे तो इससे संबंधित समिति के पास चला जाएगा। वो अच्छे से गहन अध्ययन करेगा कि हाँ भाई ठीक है, इतना पैसा ठीक है, और ये फिर संसद में बहस होने के लिए चला जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, लोकसभा में चर्चा मतदान किए जाने से पूर्व मंत्रालय विभागों की अनुदान की मांग पर विचार करता है। तो पहला हो गया वित्तीय उत्तरदायित्व, ठीक है। नंबर 2 विस्तृत चर्चा, विस्तृत जांच, वही है, ठीक। मान लीजिए अनुदान की मांग कर रहा है कोई, तो ये जांच करेगा। अच्छा, इसने मांगा, मान लीजिए शिक्षा विभाग है, उसने कहा कि हमें एक स्कूल बनवाना है जिसकी कीमत मान लीजिए उसने कहा कि 80 लाख में हमें एक स्कूल बनवाना है, मान लेते हैं, रफ आइडिया, ठीक है। तो ये जांच करेगा क्या उस क्षेत्र में जो जमीन मिलेगी, लगभग मोटा मोटा उस क्षेत्र में जो जमीन का उस टाइम रेट क्या है, इसके अलावा उसमें कितनी तो वहाँ के जो ठेकेदार होंगे, मतलब मैं एक बिल्कुल साधारण एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो वहाँ के जो ठेकेदार होंगे वो पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ ज़मीन का रेट कितना है, तो वो कहेंगे अच्छा, तो वो कहेंगे साहब ज़मीन तो यहाँ आराम से मिल जाएगी 30 लाख में। चलो साहब ठीक है। अब वो बात करेंगे, समिति वाले किससे बात करेंगे, ये क्या कहते हैं, ठेकेदार से, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम देखते होंगे, ठीक है। उनसे कहेंगे कि हाँ बताओ साहब कितना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा साहब 25 लाख में ठेका दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे सीमेंट के कट्टे का खर्चा कितना है और ये ईंट का खर्चा कितना है, मतलब टोटल ओवरऑल देखेंगे तो लगभग वो पाएंगे कि भाई 80 के आसपास ही आ रहा है, जितना मांगा गया तो ठीक है, और उससे कम ज़्यादा आ रहा है तो ये लिख कर उसको दे देंगे। तो मतलब ये क्या करते हैं, जाँच करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को तो आज पहली बार ही समझ में आएगा कि समिति होती क्या है या फिर समिति कार्य कैसे करती हैं। बस सुना है लोक लेखा समिति इस टाइप से, ठीक। तो विस्तृत जांच करती हैं ये कार्यपालिका पर अधिक विस्तृत, निरंतर, व्यापक संसदीय नियंत्रण स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। मतलब कार्यपालिका जो निर्णय लेती है उसकी जांच ये करती हैं। आम सहमति का विकास, यानी कहने का मतलब ये है, अब हमने 21 टोटल, इसमें कितने सदस्य होते हैं साथियों, 31 सदस्य। ये तो प्रीलिम्स में ही बन सकता है, जिसमें से 21 हो गए आपके लोकसभा के और राज्यसभा के हो गए 10। अब कौन सदस्य किस पार्टी का है उससे मतलब इसमें नहीं रहता है। हालांकि वास्तविकता तो कुछ और है, लेकिन किसी भी 21 सदस्यों को उठा लिया जाता है लोकसभा से
और इधर राज्यसभा से 10, तो वो किस पार्टी का है किसका नहीं है इससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो अब जब पार्टी का ही कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए ये बैठकें होती हैं गुप्त बैठकें। अब देखिए मान लीजिए जो संसद में है, तो संसद में जो कैमरे के सामने बहस हो रही है, तो कोई भी पार्टी का जो व्यक्ति होगा पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता। ठीक है, नहीं तो व्हिप जारी हो जाएगा उसके खिलाफ, तो पार्टी के खिलाफ वो नहीं बोल सकता साथियों। तो वो क्या काम करेगा, वो पार्टी लाइन पे बोलेगा, लेकिन चूंकि गुप्त बैठकें हो रही हैं तो वो क्या करेगा, पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है। ठीक है ना, तो आम सहमति का विकास इन समितियों में होता है। विभिन्न हित धारकों के साथ संबद्धता। ठीक, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक स्कूल बनवाना है, तो उससे संबंधित जितने भी विशेषज्ञ हैं और साथ ही जनता का मत कि भाई जहां आप ये स्कूल बनवा रहे हैं, तो जहां आप ये स्कूल बनवा रहे हैं, तो देखो भारत में क्या होता है ना, जैसे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपने एक पद सुना होगा ईओ का, जो होता है अधिशासी अधिकारी। ठीक है, तो ये नगर पालिका की बात है, नगर पालिका किसी का था, मैं नाम भूल गया कहाँ की नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी था। तो ये क्या करते हैं, होल्डिंग वगैरह जितने भी नगर का विकास है चेयरमैन के मिलकर काम करते हैं। आपने सुना भी होगा इनके बारे में। तो इनके पास आए थे 5 लाख रुपए। ठीक है, इनके पास है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आए क्या करने के लिए, बैनर लगाने थे इन्हें। ठीक है, तो बैनर मतलब सरकार का प्रचार करने के लिए इस टाइप से जो बैनर बाहर लगे होते हैं वो लगाने थे। तो पता चला कि खबर आई, 5 इन्होंने भेज दिया कि हमने लगा दिया। तो फिर खबर आती है कि जो बैनर है, मतलब जो बैनर है वो नहीं लगे, ऐसा इन पर आरोप लगा। तो इनसे पूछा गया कि बताओ भाई बैनर लगे नहीं बोले, उधर वहाँ के डीएम ने पूछा इनसे। तो इन्होंने कहा साहब कि बैनर तो लगाए थे लेकिन आंधी आ गई वो उड़ गए। तो अब देखो ऐसा होता है भारत में, है ना। तो अब ये बताओ, आप नियंत्रण में अगर नहीं आएंगे, तो इन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी कि बैनर तो हमने लगाए सारे, लेकिन चूंकि आंधी आई तो वो सारे उड़ गए। तो अब इसलिए जितने भी भारत में क्या होता है ना, जो आप लोग सोचते हैं कि नेताओं का ज़्यादा हस्तक्षेप है, बहुत ज़रूरी है, या नेता है तो केवल नौकरशाही का हस्तक्षेप है, तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए रिपोर्ट निर्माण हेतु विशेषज्ञ जनता का मत प्राप्त करते हैं। तो पता चला जनता का मत प्राप्त करते हैं कि भाई जहां वो बता रहे हैं, ये मैं इसलिए एग्जांपल आपको दिया, जनता का मत, मान लीजिए इस 80 लाख रुपए दे दिए संसद ने, ठीक है चलिए, अब कम से कम वहाँ पता भी तो करेंगे कि वहाँ पर जो है ज़मीन कैसी है। पता चला कि वहाँ पर आ जाती है बाढ़, तो इन्होंने तो पैसे ले लिए 80 लाख रुपए। ठीक है, 80 लाख ले लिए इन्होंने, दे भी दिए संसद में, ठीक है भैया आप आज के रेट के हिसाब से मांग रहे हैं, दे भी दिए। हाँ, अब पता चला अगले साल इन्होंने रिपोर्ट दे दी कि वहाँ तो बाढ़ आ गई और वो स्कूल बह गया, पता चला वहाँ स्कूल ही नहीं बना था। तो इसलिए जनता की राय लेना बड़ी आवश्यक है। ठीक है ना, आगे देखिए, ज्ञान का भंडार। मैंने अभी आपको बताया सांसदों की सहायता हेतु, ज्ञान का भंडार मतलब सांसदों की सहायता हेतु जितने भी विशेषज्ञ हैं इसमें आते हैं और संसदीय प्रणाली को ये सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ समस्याएं हैं साथियों। पहली समस्या तो यही है कि अब ये विशेषज्ञों की समिति है, एक तरह से ये कह सकते हैं लघु संसद है। ये जो बिल है उस पर विस्तृत रूप में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करती है। संसद में तो इतना टाइम नहीं, लेकिन अभी हाल ही में देखा जा रहा है कुछ विधेयक को तो समितियों के पास भेज ही नहीं रहे हैं सरकार, ऐसे आरोप लगते हैं, और वो डायरेक्ट क्या है लोकसभा में पेश कर देते हैं, और लोकसभा में उनका बहुमत रहता है तो वो पास करा ले जाते हैं। ठीक, जैसे ये हुआ था जीएसटी के मामले में, ये इनके पास बिल जा ही नहीं रहे हैं। दूसरा है सतह विशेषज्ञों की राय नहीं ली जाती। जैसे अभी एक मामला था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008, तो शिक्षा का व्यक्ति कोई आया ही नहीं। भाई आप विभिन्न प्रोफेसर को बुलाते या जितने भी हितधारक हैं इससे संबंधित उन्हें बुलाना चाहिए था। तो समिति की सबसे बड़ी गलती यह है कि उनके विशेषज्ञों को नहीं बुलाया जा रहा है। तीसरा, कार्य विधियों में पारदर्शिता का अभाव। तो जो कार्य है, जो कार्य विधि है उसमें जो पारदर्शिता है उसका अभाव है। अब गुप्त बैठकें हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। तो माननीय सांसद ने क्या काम किया कि ये रियल एग्जांपल है, मैं जितने भी एग्जांपल आपको देता हूँ सब रियल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। माननीय सांसद ने क्या काम किया कि उन्हें कोई यहाँ पर एक किसी विभाग ने कुछ पूछा उनसे कि
ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस टाइप से, मतलब बिल में ही था वो। तो हमारे सांसद ने क्या काम किया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है केबल, ये यूरोप के आयरलैंड में है। अब मतलब एग्जैक्ट मुझे देश याद नहीं है, मतलब यूरोप का कोई देश है। तो माननीय सांसद ने क्या काम किया कि और 31 होते हैं ना, 31 में से 15 चले गए। किसके खर्च पर? सरकार के खर्च पर। क्या करने? देखने की ये प्रोजेक्ट हम लागू करेंगे तो क्या होगा। और पता चला वहाँ जाकर के वो प्रोजेक्ट फिर लागू भी नहीं किया, घूम के आ गए। तो पारदर्शिता का अभाव, भाई आप जा रहे हैं, किस बेस पर जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, गुप्त बैठकों में क्या हो रहा है, कम से कम थोड़ा सार्वजनिक कीजिए। तो इसमें पारदर्शिता का क्या अभाव है? तो पारदर्शिता का क्या है, इसमें अभाव है। दूसरा, मूल्यांकन हेतु तंत्र नहीं है, बस जो बता दिया वो ठीक है। इसके मूल्यांकन हेतु तंत्र होना चाहिए। कभी कभी समिति ने रिपोर्ट दे दी अपनी, लेकिन पता चला उसमें संसद में चर्चा नहीं हुई। ठीक है, तो इसकी ये समस्याएं हैं। ठीक, अब निष्कर्ष क्या है? कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सद्भाव बनाए रखने और संसद की समग्र प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता लाने हेतु सुधार की आवश्यकता है। एक दो आप अपनी तरफ से बिंदु जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है संसदीय समितियां, स्थायी समितियां, कुछ बच्चों को तो आज पहली बार समझ आई होंगी। देखिए एक बार दोबारा देखते हैं इसे। संसद की समग्र प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए संबंधित स्थायी समितियों के महत्व बताना है और फिर समस्या बतानी है। ठीक है। परिचय। विभागों के संबंध स्थायी समितियां 1993 में बनी, लघु संसद है, वर्तमान में 24 गठित है। प्रत्येक में 31 सदस्य, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से बनते हैं। पहला क्या है? वित्तीय उत्तरदायित्व। लोकसभा में चर्चा, मतदान से पहले मंत्रालय विभाग के अनुदान की मांग पर विचार करते हैं। इसके अलावा विस्तृत जांच के लिए कार्यपालिका पर अधिक विस्तृत नियंत्रण, व्यापक संसदीय नियंत्रण स्थापित करने में सहायता प्रदान करते हैं। आम सहमति का विकास, कार्यवाही किसी भी दल के प्रति पूर्वाग्रह से रहित होती है। विभिन्न हितधारकों के साथ संबंध, रिपोर्ट निर्माण, विशेषज्ञ जनता का मत, जो भी हितधारक है उसका, तो उससे संबंधित जनता का मत प्राप्त करते हैं। इनके पास ज्ञान का भंडार है। समस्या क्या है? इनके पास बिल भेज ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट लोकसभा में रख दे रहे हैं। इसके अलावा सदस्य विशेषज्ञ की राय नहीं ली जाती। शिक्षक अधिकार 2008 एग्जाम्पल, कार्यविधियों में पारदर्शिता का अभाव है और मूल्यांकन हेतु तंत्र नहीं है, और कभी कभी समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती। तो साथियों, अगर आपकी समझ में ना आए तो बता देना। बाकी देखो, प्रयास किया जा रहा है कि समझ में आ जाए साधारण भाषा में। देखिए ये मैंने प्रिंटेड मैटर इसका, संसद की समग्र प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए समितियां। तो देखिए, विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना नियम समिति के अनुशंसा पर 1993 में की गई। इन्हें लघु संसद भी कहा जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के सभी विभागों, मंत्रालयों में 24 स्थायी समितियां गठित की गई, जिनमें 31 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं। प्रभावकारिता से सुधार लाना। नंबर 1, वित्तीय उत्तरदायित्व है। ये लोकसभा के चर्चा और मतदान किए जाने के पूर्व मंत्रालय विभागों के अनुदान की मांग पर चर्चा करते हैं। प्रभावी ढंग से विचार विमर्श करने में सहायता मिलती है। विस्तृत जांच करती है ये समितियां। आम सहमति पर विकास, ये मैंने आपको बताया था कि पार्टी लाइन से ऊपर काम करती है, हटकर काम करती हैं। विभिन्न हितधारक के संबंध अपनी रिपोर्ट विशेषज्ञ के तहत जनता के का मत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों पर नियंत्रण करती हैं। ज्ञान का भंडार है। समस्याएं, कुछ विधेयक को संदर्भित किए बिना ही पारित किया जाता है, जैसे लोकसभा में जीएसटी का मामला। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय नहीं ली जा रही है, जैसे शिक्षक अधिकार अधिनियम 2008। समितियों में समर्पित शोध कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण विशेषज्ञता का अभाव है। इनकी कार्यविधियों में पारदर्शिता का अभाव है। बैठकें गुप्त होती है, रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती। समितियों के प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन तंत्र विद्यमान नहीं है। तो देखिए, ठीक है, ये इसके बाद निष्कर्ष हुआ इसका, और बाकी मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अगर समझ में ना आए तो बता दिया करो ग्रुप में। बाकी देखिए, पूरी प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया जाए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कोर्स के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट। और देखिए, लगभग आप मान लीजिए जितने भी लोग हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूनिट वाइज सिलेबस भी नहीं पता होगा आधे से ज़्यादा को तो। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वाइज जितने टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक हैं, सब पर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी के आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, प्रिंटेड मैटर भी मिल रहा है, और साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस चली रही है। बस प्रैक्टिस करते रहिए।
चलिए, संसदीय प्रणाली में विधायिका विभिन्न चरणों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, भारत के इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो वही मैंने बताया था, आपको अंडरलाइन कीजिए। संसदीय प्रणाली में विधायिका विभिन्न चरणों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए इसका परिचय। तो पहला हाँ की टर्म देख लेते हैं। तो किसकी बात चल रही है? संसदीय प्रणाली में विधायिका के विभिन्न चरणों में कार्यपालिका की जवाबदेही। तो ये बात कर रहे हैं कार्यपालिका की जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है, कौन? विधायिका। चर्चा करनी है कैसे करती है। तो ये तो हम देखिए निम्न स्तरीय क्लास में भी पढ़ते हैं कि जो कार्यपालिका है, तो ये आपको समझ में आ जाता है नहीं आ जाता है? मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। चलिए देखिए, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। तो इसका तो इन दोनों से कोई लिंक है नहीं, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक, अब विधायिका क्या है? विधायिका का मतलब है जो आप हर 5 साल में वोट देते हैं। आपके उत्तराखंड में जैसे 5 सीट है, यूपी में 80 सीट है, तो इस तरह से जो डायरेक्ट जनता जिन्हें वोट देती है, ये क्या करते हैं? संसद में जाके बैठते हैं। ठीक है, संसद में जाके बैठते हैं। मान लीजिए, मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लीजिए कि इसमें कई सारी पार्टियां हैं, तो एक पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो वो पार्टी क्या है? अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, जो सरकार है वही कार्यपालिका है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो विधायिका है, विधायिका में से ही कार्यपालिका बनी। बिल्कुल सही बात है। और विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू कराना। ठीक है, तो ये है। अब आप ये देखिए कि अगर विधायिका के प्रति जवाबदेही क्यों है, क्योंकि इसी में से ही गए हैं ना वे। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वो उसमें से कोई लेना देना नहीं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, तीनों अलग, सेपरेशन। लेकिन यहाँ तो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चूंकि इसमें से गए हैं, इसलिए इनकी जवाबदेही बनती है। तो हमें बताना है जवाबदेही के कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? संसदीय प्रणाली विधायिका में बहुमत वाला राजनीतिक दल का गठन करती है। बिल्कुल सही बात, ये मैंने आपको बताया। विधायिका विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जैसे नीति निर्माण, विधि या नीति का क्रियान्वयन। ये देखिए, ठीक है। तो सिंपल है कि आप बता देना, संसदीय प्रणाली में जो विधायिका है, विधायिका में जो बहुमत वाला राजनीतिक दल है, वह क्या करता है? सरकार का गठन करता है। ठीक, और इसके अलावा क्या है? विधायिका विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो एग्जाम्पल लिख देना, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा देखिए कौन सी युक्तियाँ हैं और अवसर हैं जब ये जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पहला है चर्चा, विचार, विमर्श। तो जो मंत्रालय है, किसी भी कार्यवाही को किसी भी सदस्य द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है। मान लीजिए कोई मंत्रालय है, उसकी कार्यवाही है, तो जितने सदस्य हैं लोकसभा में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताया जा सकता है, उस पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पर चर्चा विमर्श की जा सकती है। ठीक है, और मतलब कैसे की जा सकती है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी सदस्य उस पर बहस कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। देखिए, पहला है वाद विवाद। कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियां क्रियान्वयन पर बहस और चर्चा। तो जो कार्यपालिका है उस पर जो बनाई गई नीतियां हैं, क्रियान्वयन के तरीके, उन पर क्या है? बहस और चर्चा। आप देखते नहीं हैं कि जो मान्य सदस्य हैं लोकसभा के, वो क्या करते हैं? वाद विवाद मतलब बहस और चर्चा करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है आप जानते ही हैं, कभी कभी क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा है प्रश्न का, मतलब इसमें हम देख रहे हैं चर्चा विमर्श के क्या कारक हैं। तो चर्चा विमर्श में हम वाद विवाद करते हैं, मतलब मान्य सदस्य करते हैं। ठीक है, किस पे? कार्यपालिका की नीतियों पर। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अन्य साधन जैसे शून्यकाल है, इसके अलावा आधा घंटे की चर्चा है, इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव है। ठीक, और संसदीय समितियां हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, इतने कारकों से क्या कर रहे हैं? विधायिका क्या कर रही है? कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है, पहली बात। ठीक है, तो सरल है ना। तो ये हमने पहले क्या बताया, ऐसे कौन सी अवसर और युक्तियां हैं जब विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर रही है। तो ये मैंने आपको बताया, वाद विवाद, प्रश्नकाल, संसदीय समितियां। अगला है विधियों की स्वीकृति और अनुसमर्थन।
तो कोई विधि पास करानी है किसी मंत्रालय को, तो स्वीकृति किससे लेनी होगी? स्वीकृति का मतलब उस पर वो मत होगा, मत के बाद ही समर्थन मिलेगा, तभी वो कानून बन पाएगा, अन्यथा वह कानून नहीं बन पाएगा। तो ये भी एक तरह से नियंत्रण हुआ। तीसरा है वित्तीय नियंत्रण। तो जैसा हम बजट में टॉपिक पढ़ेंगे, नीतिगत कटौती कर सकती है, सांकेतिक कटौती कर सकती है, मितव्ययता कटौती कर सकती है। तो इस तरह से वो पैसे पर नियंत्रण करती है विधायिका कार्यपालिका के। एक आता है साथियों अविश्वास प्रस्ताव, 2.5 नंबर का पूछा जा सकता है, 5 नंबर का। ये सबसे सशक्त है और ये हम अलग भी देखेंगे इसे भी। और पारित होने के बाद अगर यह पारित हो जाएगा तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था साथियों कि जो संसदीय प्रणाली में विधायिका विभिन्न चरणों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, आप लिखिए कि संसदीय प्रणाली में विधायिका की बहुमत वाली राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं। विधायिका विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके अलावा आपको बताया विधायिका के पास विभिन्न युक्तियां हैं और अवसर हैं चर्चा और विचार विमर्श करने का। पहला बताया विभिन्न तरीके हैं चर्चा विचार विमर्श के। कौन से तरीके हैं? पहला वाद विवाद, यानी कि उन पर बहस और चर्चा करना। दूसरा प्रश्नकाल वाला है। तीसरा एक शून्यकाल है। आधे घंटे की चर्चा है, स्थगन प्रस्ताव है। आप एक एक करके यूट्यूब पर देखिए। अगर मैं इतनी चीज़ों को भी बताने लगा तो पता चला कोर्स हमारा 4 साल हो जाएगा करते करते, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे शून्यकाल डाल दिया, यहीं भी थोड़ा ऐड ऑन कर दिया, तो इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा संसदीय समितियों के माध्यम से विचार विमर्श होता है, ये हमने अभी डिटेल में देखी है। इसके अलावा अगर कोई विधि पास होनी है तो वो कौन अनुसमर्थन करेगी? विधायिका करेगी। इस तरह से जवाबदेही सुनिश्चित करें। वित्तीय नियंत्रण मैंने बताया, सांकेतिक कटौती, नीति कटौती, मितव्ययता कटौती ये करती है। इस माध्यम से क्या करती है? नियंत्रण करती है। विश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया सरकार गिर जाती है। तो निष्कर्ष क्या है? भारत में संसदीय नियंत्रण प्रभावी नहीं है। कारण है समय कम है, विशेषज्ञता नहीं है, और जब व्यवधान का समय ज़्यादा रहता है कि मान लीजिए कोई चर्चा करनी थी किसी और विषय पर, देश में कोई घटना घटी है, तो मान्य सांसद क्या करते हैं? उसी मुद्दे को उठाने लगते हैं और वो सारा समय उसमें चला जाता है। तो बहुमत जो है, और साथ में आलोचना हो नहीं पाती है, क्योंकि जब एक पार्टी के पास बहुमत है तो ज़्यादा लोग तो उसी के हैं। लेकिन फिर भी कार्यपालिका की जवाबदेही हेतु महत्वपूर्ण कारक ये सिद्ध हुए हैं, ठीक है। तो इसका प्रिंटेड मैटर ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए। सरकार की संसदीय प्रणाली में विधायिका में बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार का गठन करता है। विधायिका विभिन्न स्तर पर निरंतर कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जैसे नीति निर्माण, विधि या नीति का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के दौरान पश्चात के स्तर, ठीक है। सुनिश्चित करने की युक्तियाँ कौन सी है? नंबर 1 विचार, चर्चा और विचार विमर्श। इसमें क्या क्या आता है? वाद विवाद आता है, प्रश्नकाल भी हो जाता है, ठीक है। प्रश्नकाल के अलावा जो है इसमें अन्य साधन जैसे शून्यकाल हो गया, आधे घंटे की चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव आता है, ठीक। संसदीय समिति आती हैं। इसके अलावा जो विधियां हैं उनको अनुसमर्थन की बात करते हैं, वित्तीय नियंत्रण की बात करते हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें विभिन्न कटौती, जैसे नीतिगत कटौती होगी, सांकेतिक कटौती हो गई और मितव्ययता कटौती होगी, उसको पारित करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका ही निष्कर्ष हो गया। तो इसको आप पढ़ लेना। और बाकी देखिए प्रयास ये रहता है कि आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया जाए। बाकी देखिए कोई अगर डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।